देखो ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट हो गया था, बस इतना ही है। 38 क्वेश्चन है, 37 तक लिखा है, 38 वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बताता हूँ मैं तुमको 38। देखो, कल सब बताया तुमको, काइनेटिक फ्रिक्शन बताया था, पढ़ा है ना अपने काइनेटिक फ्रिक्शन। और कौन सा फ्रिक्शन पढ़ा था? स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन में से कौन सा फ्रिक्शन ज़्यादा बड़ा रहता है? स्टैटिक। उससे थोड़ा कम क्या रहता है? और सबसे कम रोलिंग कब आता है? जब क्या रहता है? व्हील रहेगा तो रोलिंग फ्रिक्शन। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है बराबर। कल का और डायग्राम याद है? उसमें एक ब्लॉक को हम लोग सरफेस के ऊपर रखा था हम लोग ने, याद है ना? ऐसा एक सरफेस था, इसके ऊपर क्या रखा था हम लोगों ने? ब्लॉक। अगर ब्लॉक को डायरेक्ट रखेंगे और ब्लॉक रुका रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ब्लॉक को फोर्स लगाया, ब्लॉक मूव करने लगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर उस ब्लॉक पे अगर मैंने नीचे व्हील लगा दिया, समझा? अगर व्हील्स लग गए यहाँ पे, समझो व्हील्स वगैरह आ गया था, तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? तो रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं बराबर। चलो पढ़ते हैं रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। पढ़ो क्या? फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट व्हेन, कब when one body is rolling over the other is called as rolling friction। सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, समझा? सिंपल। आगे क्या होता है? एक अगर मैं पेयर ऑफ सरफेस देखो, जोड़ी दिख रहा है, ये एक सरफेस और ये एक सरफेस बराबर, तो इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो सकता है, रोलिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है बराबर। अगर स्टैटिक और काइनेटिक है तो दोनों में से कौन ज़्यादा? स्टैटिक। अगर काइनेटिक और रोलिंग है तो दोनों में से कौन ज़्यादा? कम सबसे कौन? यही चीज लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, समझा? मैं जो बोला तुमको, मैंने समझा क्या बताया? वही चीज पॉइंट नंबर 2 में पढ़ो क्या? फॉर सम पेयर ऑफ सरफेस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा रहता है, किससे? काइनेटिक ना। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ बराबर। और फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किससे ज्यादा रहता है? हाँ, व्हाइल द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं। आगे लास्ट, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है बराबर। जहां भी रोलिंग फ्रिक्शन रहता है वहां पे, तुमने बॉल बियरिंग देखा है? बियरिंग देखा है? बियरिंग्स रहता है ना, एक ऐसा रहता है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल रहता है, फिर यहाँ पे गोल गोल रहता है, याद है? ऐसा देखा रहेगा ना ये। हाँ, ये इसके वजह से फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है ना। बड़े बड़े मशीन में ये रोलिंग फ्रिक्शन ऐसा काम करता है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम, तो सबसे कम फ्रिक्शन आएगा, सबसे कम एनर्जी जाएगा, समझा? एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। सिंपल लॉजिक। लास्ट पॉइंट पढ़ो। एज रोलिंग फ्रिक्शन इज मिनिमम, सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। बॉल बियरिंग्स आर यूज क्या करने के लिए? फ्रिक्शन कम करने के लिए, मशीन का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बराबर। बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन पार्ट ऑफ मशीन टू इंक्रीज द, सिंपल ना, इजी था, इतना कुछ नहीं है। आगे पढ़ते हैं। फ्रिक्शन का बहुत सारा एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं वो सब कुछ है बराबर। फ्रिक्शन का एडवांटेज मालूम है क्या है? चलने के टाइम पे बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग हाथ में क्यों पकड़ पा रहे? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट और हमारे हाथ के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, रुका हुआ चीज़ है ना मेरे हाथ में, समझा? ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, समझा? कुछ डिसएडवांटेज भी है। हम लोग पेड़ पे कैसे चढ़ पाते हैं? झाड़ पे कैसे चढ़ पाते हैं? फ्रिक्शन है अपने हाथ और पेड़ के सरफेस के बीच में बराबर ना, समझना कैसा है? व्हीकल जो होता है, व्हीकल समझो कार बाइक जो भी है, उसमें ब्रेक लगाने का रहता है, ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक जब लगाते हैं उधर भी फ्रिक्शन ही काम करता है, देखा रहेगा ना। अरे जो साइकिल का टायर रहता है, टायर बराबर जो भी रहेगा ऐसा, व्हील वगैरह जो भी रहता है साइकिल का व्हील, तो उसमें एक जगह से ऐसा पकड़ता है ना, जब ब्रेक लगाएंगे तो ऐसा पकड़ लेता है ना, वहाँ पे देखा रहेगा ना तुमने ऐसा, फिर वो घस 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 करके जाता है ऐसा, तो रुक जाता है वहाँ पे बराबर ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर तुमको चलना है तो उधर यूज़ करता है फ्रिक्शन, कोई भी चीज़ को हाथ में पकड़ना है तो उधर स्टैटिक फ्रिक्शन काम में आता है, पेड़ पे चढ़ना है, झाड़ पे चढ़ना है, उधर भी फ्रिक्शन लगता है बराबर। व्हीकल को ब्रेक लगाना है तो उधर भी फ्रिक्शन लगता है। ये सब एग्जाम्पल्स है, पढ़ो। यही लिखा जो बोला वही लिखा, पढ़ो। वी कैन वॉक ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन, किसके बीच में? ग्राउंड और हमारे फीट के बीच में ना, सिंपल। सेकंड, वी कैन होल्ड ऑब्जेक्ट इन अवर हैंड ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तभी मैं इसको पकड़ पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं पकड़ सकते थे। आगे, ब्रेक्स ऑफ व्हीकल वर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन, हेंस वी कैन रेड्यूस, स्पीड बढ़ा सकते, स्पीड कम कर सकते, रुका भी सकते हैं बराबर ना। समझ में आया? ब्रेक नहीं मारा स्पीड रहेगा, थोड़ा सा ब्रेक मारा स्लो हो जाएगा, ज़्यादा पूरा मार दिया रुक जाएगा, सिंपल। लास्ट, क्लाइंबिंग ऑन ट्री, ट्री पे ऊपर चढ़ रहे हैं, इज पॉसिबल ड्यू टू, ये सिंपल पॉइंट है, कोई भी पढ़ लेगा, इतना इजी। आगे नेक्स्ट, डिसएडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज भी है। फ्रिक्शन के वजह से कुछ एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है, जिसके वजह से मशीन का एफिशिएंसी डाउन होता है, एनर्जी ज़्यादा खर्च होता है, ये सब डिसएडवांटेज हो गया। पहला, फ्रिक्शन अपोसेस, बोट का याद है? बोट जब तक करेंगे नहीं तब तक आगे जाएगा ही नहीं, समझा? फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है बराबर ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बहुत ज़्यादा स्पीड हम लोग अटेन कर सकते थे, लेकिन फ्रिक्शन है, इसके लिए ज़्यादा स्पीड। एरोप्लेन जाता है बराबर, तो उधर भी फ्रिक्शन होता है कि नहीं है? एरोप्लेन का सरफेस और हवा के बीच में फ्रिक्शन रहता है, मालूम है ना?
होता है कि नहीं होता है? हवा कैसा फ्रिक्शन करेगा? कर सकता है, उसमें मॉलिक्यूल्स नहीं है क्या? होता है बराबर। वो पहले तुमने बचपन में कार्टून वार्टून देखा रहेगा, उसमें कोई ऊपर से एकदम समझो एयर से आता है तो उसके हाथ में ऐसा आग वाग लग जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ देखा है कभी ऐसा? बराबर। वो क्यों होता है? फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है कि हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस से क्या होता है? हीट ना आग। वो राइट है एक्चुअल में कार्टून, लेकिन राइट बताते हैं हम लोग बराबर। ऐसा आगे चलो पढ़ते क्या है, पढ़ो जरा पॉइंट पढ़ो। फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। और फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन, बराबर। फ्रिक्शन से नॉइज भी आता है, फैन का नॉइज फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं तो नॉइज आएगा नहीं, एकदम साइलेंट, समझा? एसी में फैन के कंपैरिजन में कम फ्रिक्शन रहता है ना वहाँ पे, इसके लिए वो कम नॉइज करता है थोड़ा सा, बराबर। अगर फैन बंद कर दो एसी में तो उससे कंपैरिजन में कम नॉइज आएगा, समझा? सब बंद, कोई नॉइज नहीं, बराबर। लेकिन तुम्हारा नॉइज निकलेगा फिर, ऐसा है। लास्ट ऑटोमोबाइल कंज्यूम्स मोर फ्यूल, ज़्यादा फ्यूल खींचेगा वो, क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा एनर्जी जा रहा है। ऑटोमोबाइल माने में क्या होता है, बराबर ना? जो भी व्हीकल्स वगैरह ऑटोमोबाइल्स में आते हैं। ऑटोमोबाइल कंज्यूम्स मोर फ्यूल ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से, बराबर। अब एडवांटेज पड़ा, डिसएडवांटेज पड़ा। अब देखते हैं उसको कम कैसे किया जाता है। ग्रीस लगाओ, ऑयल लगाओ, लुब्रिकेंट्स लगाओ, समझा? बॉल बियरिंग यूज करो, इससे फ्रिक्शन कम हो सकता है। वही कुछ पढ़ो क्या, यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स, ऑयल, ग्रीस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन, वो कम कर देगा तुम्हारा फ्रिक्शन को। और कुछ और पढ़ो क्या, यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स कन्वर्ट्स। हाँ, बॉल बियरिंग जो है, बॉल बियरिंग अगर नहीं होता तो, बॉल बियरिंग मतलब ये नीचे व्हील लगाया ना, व्हील में बॉल बियरिंग रहता है ना, ये जो बड़ा व्हील रहता है ना, अरे बड़ा व्हील रहता है ना, इधर यार में ऐसा रहता है ऐसा, फिर यहाँ से उसका ये सब निकाल देता है, मालूम है? इधर बॉल बियरिंग रहता है, मालूम है? बॉल बियरिंग नहीं होता तो क्या रहता है वो टाइम पे? वो टाइम पे काइनेटिक फ्रिक्शन रहता था, मालूम है? वो टाइम पे काइनेटिक फ्रिक्शन, वो टाइम पे अभी सोचो एक्चुअल में देखा जाए तो एकदम ऐसा इमेजिन करो, जब समझो बहुत पुराने ज़माने में, एकदम बहुत पुराने मतलब जब इंसान इस धरती पे थे तभी एकदम स्टार्टिंग में, उनको ये व्हील वगैरह के बारे में नहीं मालूम था स्टार्टिंग में, बराबर। तो कोई भी चीज़ को अगर मुझे इस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने तो धक्का मार के लेके जाते नहीं, तो उधर उन लोग कौन सा फ्रिक्शन के अपोज काम करते थे? काइनेटिक। उधर से काइनेटिक लगा रहा है और यहाँ से लोग फोर्स लगा रहे हैं। धीरे धीरे माइंड डेवलप हुआ तो नीचे क्या लगा दिया? व्हील वगैरह लगा दिया, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? रोलिंग फ्रिक्शन, समझा? तो अगर बॉल बियरिंग यूज कर लिया तो क्या हो जाता है वो टाइम पे? फ्रिक्शन काइनेटिक से क्या बन जाएगा? रोलिंग, बराबर। मालूम नहीं सब चीज़? चलो हो गया मतलब है। चलो एक क्वेश्चन बच गया, वो पढ़ा दूँ तुमको। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, लेकिन रीडिंग करेंगे उसका, रीडिंग करेंगे बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। देखते चलो, बताता हूँ पेज नंबर 106 पे आओ। पेज नंबर 106 मिला? पेज नंबर 106 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिला? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिला? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हाँ वो पढ़ते हैं। उसमें देखो एक ग्राफ दिया, ग्राफ पे सबका ध्यान होना चाहिए। ग्राफ में बोलेगा और ग्राफ का हर एक पॉइंट नोट करते करते पूरा पैराग्राफ पूरा A to Z सब पढ़ाएगा उसमें, जो है एक खाली रीडिंग करेंगे, इतना कुछ हार्ड नहीं है वो, बराबर। पढ़ते हैं, ग्राफ है ना तुम्हारे सामने, चलो देखते हैं। देखो क्या है, सपोज अ मेटल वायर मिला सबको, बराबर? सबका टेक्स्ट बुक है ना? देखो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 106 वो निकालो, उसमें पढ़ते हैं। सपोज ग्राफ में ध्यान है सबका, ग्राफ को देख रहे हैं, मैं पॉइंट्स पढ़ता हूं उसको जस्ट सुनो और ग्राफ को उससे रिलेट करने का ट्राई करो, बराबर? ध्यान दो। सपोज अ मेटल वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एंड स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग लोड टू इट्स लोअर एंड। इसका मतलब क्या है? इमेजिन करो एक वायर है जिसको ऊपर रिजिड सपोर्ट से, अरे डायग्राम बनाया था सब चीज़, ऊपर रिजिड सपोर्ट, वायर को बांध के रखा है, नीचे क्या लगा दिया? लोड मतलब वजन लगा दिया, जिसकी वजह से वो इलोंगेट होएगा ना, अलोंग द लेंथ इलोंगेट होएगा, उसका डायमीटर कम होएगा ना। मैंने सब सिखाया चीज़ है, आगे पढ़ते देखते क्या होता है। द लोड इज ग्रेजुअली इंक्रीज, धीरे धीरे लोड को हम लोग इंक्रीज करते हैं, मतलब पहले ½ kg लगाया, फिर 1 kg, फिर 1.5, फिर 2 kg, 2.5, 3, आधा किलो से बढ़ा रहे, इमेजिन करो ऐसा, बराबर? हाँ। द लोड इज ग्रेजुअली इंक्रीज इन स्मॉल स्टेप्स अंटिल द वायर ब्रेक्स। कब तक लोड बढ़ा रहे हो तुम लोग? जब तक वायर टूट नहीं जाता है तब तक लोड बढ़ाते हैं, समझ आ रहा है? इमेजिन करो क्या हो रहा है, वायर है, रिजिड सपोर्ट से बांध के रखा है, नीचे लोड लगाया, लोड धीरे धीरे हम लोग क्या करें? बढ़ा रहे। कब तक बढ़ाएंगे? कब तक बढ़ा ही सकते हैं? जब तक टूटेंगे तब तक बढ़ाएंगे, सिंपल लॉजिक। आगे, हाँ, द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज मेजर्ड ड्यूरिंग ईच स्टेप। ½ kg लगाया, देखा कितना इलोंगेशन हो गया, फिर और ½ kg लगाया, कितना हो गया? 1 kg हुआ, और देखा कितना, मतलब हर एक स्टेप में जब वजन बढ़ा रहे हम लोग चेक कर रहे इलोंगेशन क्या है। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है? सिर्फ वजन बढ़ाते नहीं जा रहे कि टूटना चाहिए, ऐसा नहीं, वजन बढ़ा रहे साथ में इलोंगेशन मालूम है? स्मॉल एल को बोलते हैं इलोंगेशन ना, मालूम है ना? वो मेजर, वो हम लोग टाइम टू टाइम उसको मेजर भी करते जा रहे हैं। आगे, द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज मेजर्ड ड्यूरिंग ईच स्टेप, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोटेड। वो टाइम पे हम लोग क्या क्या नोट कर रहे हैं? स्ट्रेस, समझ में आ रहा है कहानी क्या हो रहा है? रिजिड सपोर्ट, वायर, लोड धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, समझा? कब तक बढ़ाएंगे?
जब तक टूटेगा नहीं वायर तब तक बढ़ाएंगे, ये लॉजिक है। फिर सिर्फ लोड बढ़ा रहे नहीं है, वो टाइम पे जब लोड बढ़ाया वो टाइम पे हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, इलॉन्गेशन कितना है, और वही टाइम पे तुम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन भी नोट करके रख रहे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये एक्चुअल में ये जो किया जाता है उसको बोलते हैं सेल्स अपैरेटस, बराबर। अब तुम लोग प्रैक्टिकल तुम्हारा हुआ नहीं है, तुम लोग कभी करेंगे तो याद होगा, इलास्टिसिटी ये सब पढ़ने के लिए सेल्स अपैरेटस यूज़ करना पड़ता है। देखते हैं, चलो अब शायद बीच में वर्ड आ जाए यहाँ पे, देखते हैं। हाँ तो याद अभी तक क्या हुआ है, क्या नोट कर रहे हैं बताओ, स्ट्रेस और स्ट्रेन। एक बात बताओ, हुक्स लॉ के हिसाब से अगर मैं इलास्टिक लिमिट के अंदर रहूँ तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। स्ट्रेस बढ़ाओ स्ट्रेन बढ़ता है, लेकिन इलास्टिक लिमिट के उसके बाद ऐसा नहीं होता, उसके बाद कुछ भी होएगा, समझा। आगे देखते हैं, चलो देखते हैं। हाँ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोटेड फॉर ईच स्टेप, ईच लोड एंड द ग्राफ इज ड्रॉन बाय टेकिंग टेंसाइल स्ट्रेन ऑन एक्स एक्सिस एंड टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या है, ग्राफ बनाया था ना अपन ने, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लेते हैं और एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे क्या बोला है, टेंसाइल स्ट्रेस लो। अरे टेंसाइल ही आएगा ना, वायर है, वायर में कौन सा लॉन्गिट्यूडनल आता है, लॉन्गिट्यूडनल का दूसरा नाम है टेंसाइल, भूल गए क्या, बराबर। यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस और यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन, वाई एक्सिस पे टेंसाइल स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे टेंसाइल स्ट्रेन। सिंपल है, पूरा पैराग्राफ पढ़ते मालूम क्या होगा, देखते हैं। अभी तक ग्राफ में आए नहीं, ग्राफ में जैसे आएगा तुमको मजा आने चालू होगा, देखते हैं। तो कहाँ तक आ गए, हाँ वो सब हो गया ना, एक्स एक्सिस। अभी आओ ग्राफ के नीचे ना, ग्राफ के ऊपर का पैराग्राफ समझा क्या क्या हुआ है, समझो, बाकी तो पढ़ना तो रहेगा तुमको नोट्स जो दिया उसमें प्रॉपर इसका आंसर, बड़ा आंसर है लेकिन जितना लिखा उतना रहेगा उसमें। समझा अभी तक क्या क्या हुआ है, रिजिड सपोर्ट, वायर, लोड बढ़ाया, लोड बढ़ाने टाइम पे क्या मेजर किया, इलॉन्गेशन, साथ में क्या नोट किया, स्ट्रेस स्ट्रेन, बराबर। प्लॉट किया, ग्राफ बनाया, ग्राफ कैसे बनाया, वाई एक्सिस पे क्या लिया, टेंसाइल स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे, और ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ को एनालाइज करते, ग्राफ को पढ़ते, जरा देखते क्या होता है, सुनो। The initial part of the graph is a straight line OA। ग्राफ को सिर्फ O से लेके A तक देखो, मिला ग्राफ में O से A, O से A मिला, O के बाद पहला पॉइंट ही तुमको A मिलेगा, यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कुछ, चलो इधर बनाते भी जाता हूँ मैं साथ में, देखो। तो O से A अगर तुम लोग देखेंगे तो O से A कैसा है बताओ, एक स्ट्रेट लाइन है, O से एक तुमको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन है, इसका बहुत मतलब होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ये शायद इलास्टिक लिमिट के अंदर है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाई एक्सिस बताओ पहले क्या था, वाई एक्सिस पे, हाँ इधर क्या है हमारे लिए, टेंसाइल स्ट्रेस ना, टेंसाइल स्ट्रेस, और यहाँ क्या है, एक्स पे क्या है, एक्स पे टेंसाइल। ये क्वेश्चन वैसे बहुत बड़ा है, इसका आंसर देखते हैं, फिर बीच में समझाना मेरा काम है। ये है टेंसाइल स्ट्रेन, समझ में आ रहा है ना अभी तक क्या हुआ है। स्टार्टिंग में ओ लेके ए तक क्या मिलता है बताओ, स्ट्रेट लाइन ना, ओ से ए तक एक स्ट्रेट लाइन है, बराबर। इसका मतलब है हम लोग अभी भी किसके लिमिट के अंदर है, इलास्टिक लिमिट के अंदर, तभी तो स्ट्रेट लाइन आया, तभी तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे तभी तो स्ट्रेट लाइन आता है, नहीं तो नहीं आता है, मालूम है। समझा ये तक क्या हुआ है, ओ से लेके ए तक हुक्स लॉ ओबे होता है कि नहीं होता है, होता है। यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, बराबर ना, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे बढ़ते हैं, ओ से ए तक समझा ग्राफ का पार्ट। अब ए के बाद जरा पॉइंट देखो क्या मिलेगा तुमको, बी मिल रहा है ना, बी, वैसे आगे सी भी है, ठीक है, देखते हैं आगे पढ़ते क्या, सुनो। द इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ओ ए, समझा ओ ए, ओ ए में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट ना, और कौन सा लॉ ओबे हो रहा है, हुक्स लॉ। चलो पढ़ते, वही रहेगा, कुछ नया चीज नहीं है। दिस इज द रीजन इन विच द हुक्स लॉ इज ओबेड। देखो आ गया पॉइंट, ये वो रीजन है जहां पे क्या हो रहा है, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही तो हुक्स लॉ है। अरे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उसको ही तो बोलते हैं हुक्स लॉ। मैं जो बता रहा हूं वही, कुछ नया चीज नहीं रहेगा। आगे देखते हैं हम। द स्ट्रेट लाइन पोर्शन एंड्स एट ए, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो मैक्स टू मैक्स कहां तक जाएगा, ए, और ए को एक नाम दिया, हम लोग पढ़ते देखो नाम क्या है, बराबर। द स्ट्रेस एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल लिमिट, बराबर। ये जो ए है इसको नाम क्या देंगे बताओ, हाँ यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट, क्या मतलब यहाँ तक ही स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये लिमिट हुआ ना, इसके आगे नहीं रहेगा, इसलिए नाम बोलो, क्या बोलेंगे इसको, नाम याद रखो क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल। अभी तक याद है क्या कर क्या रहे हैं हम लोग, याद है स्टार्टिंग से, रिजिड सपोर्ट, वायर, और स्टेप वाइज में तुमने लोड लगाया, इलॉन्गेशन मेजर किया, स्ट्रेस स्ट्रेन को नोट किया, बराबर, ग्राफ बनाया, ग्राफ को एनालाइज किया, ओ से ए तक देखा, ओ से ए तक देखा तो क्या मालूम पड़ा तुमको, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, ये पॉइंट का नाम प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल लिमिट। समझा इतना तक, आगे बढ़ते हैं, देखो हाँ आगे। इधर तक तुमने लोड बढ़ाया, इलॉन्गेशन हुआ, जितना स्ट्रेस आ रहा था उसके हिसाब से क्या आ रहा था, स्ट्रेन। अब आगे गेम चेंज होगा, सुनो। इफ द लोड इज फर्दर इंक्रीज, मैं अब और लोड डालने जा रहा हूं, ए के आगे जा रहे हैं हम लोग,
यहाँ तक लोड डाला था, मतलब कंटिन्यूसली लोड इंक्रीज कर रहे थे हम लोग, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला। अब जब मैं ए के आगे लोड बढ़ाता हूँ तो कुछ अलग मिलता है वहाँ पे, बराबर। इफ द लोड इज फर्दर इंक्रीज्ड टिल अ पॉइंट बी, अगर मैं लोड को और इंक्रीज करूँ कहाँ तक, पॉइंट बी तक, पॉइंट बी तक अगर मैं लोड को इंक्रीज करूँ तो क्या होता है, सुनो यहाँ पे क्या होने वाला। इफ द लोड इज फर्दर इंक्रीज टिल पॉइंट बी, सॉरी, इफ द लोड इज फर्दर इंक्रीज टिल पॉइंट बी इज रीच्ड, राइट है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे देखो, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? तो क्या यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो क्या यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे हो रहा है? समझा यहाँ पे इतना पोर्शन, ओ से ए समझा, हुक्स लॉ ओबे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉइंट का नाम क्या था, ये का नाम प्रोपोर्शनल लिमिट, बी पे आए, बी तक आए, मतलब यहाँ से यहाँ तक लोड तो इंक्रीज करेंगे ना तुम लोग। अब यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? रीजन उसका, रीजन क्या बताओ? स्ट्रेस और स्ट्रेन अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा, समझा। अब और बढ़ाएंगे आगे लोड, लोड और आगे बढ़ने वाला। सुनो कहाँ तक हो गया था, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड ना, यहाँ तक पढ़ा था ना। हाँ, इफ द लोड इज ग्रेजुअली रिमूव्ड स्टार्टिंग एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ एंड बी, जरा ये पॉइंट सुनो क्या हो रहा है, यहाँ से थोड़ा चेंज हुआ, ओ से ए तक लोड बढ़ाया था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हुक्स लॉ ओबे, ए से बी तक जाते जाते भी लोड बढ़ाया, स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब चेंज हो गया, यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे। अब सुनो क्या हो रहा है, देखो अगर यहाँ पे कौन से पॉइंट के बीच में बोल रहा है, बिटवीन ओ एंड बी ना, ओ एंड बी, इधर देखो, ओ पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में लोड तो तुम लोग बढ़ा रहे थे, अगर इन पॉइंट के बीच में अगर कोई भी स्टेप में मैंने लोड निकाल दिया, लोड क्या किया मैंने, तो वो जो बॉडी था वो अपना ओरिजिनल शेप, साइज, लेंथ जो भी रहेगा रीगेन करेगा। समझ मैंने क्या, वहाँ तक आया नहीं मैं, लेकिन बोल दे रहा हूँ पहले। ओ और बी पॉइंट की जो लोड तो रखा था ना अपने, लोड है यहाँ पे, लोडिंग लगाया है, बराबर, मैंने अचानक से लोड निकाल दिया तो क्या होएगा, वायर अपना ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा, ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज सब कुछ ले लेगा, समझा। किसके बीच में, ओ और बी पॉइंट के बीच। अगर बी के आगे गए तो ऐसा नहीं होता है, मतलब यहाँ पे कौन सा डिफॉर्मेशन हो रहा है, इलास्टिक की प्लास्टिक, बराबर, प्रॉपर्टी कौन सा दिखाई दे रहा है, इलास्टिसिटी। समझ में मैं क्या बोला है, अरे मैं जो बोला वही आगे लिखा रहेगा यहाँ पे, इसके लिए समझ लो पहले। ओ और बी के बीच में लोड रखा था, वायर पे लोड था, मैंने लोड झटके से निकाल दिया, वायर ने अपना ओरिजिनल शेप, साइज, लेंथ सब रिगेन कर लिया, इसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिसिटी हुआ यहाँ पे, पढ़ते हैं वही मिलेगा। देखो तो आगे कहाँ तक बढ़ा, हाँ, द कर्व इज रिट्रेस्ड अंटिल द वायर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। आया यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये जो कर्व है ये दिख रहा है, इसके बीच में ओ और बी के बीच में अगर कोई भी पॉइंट में मैंने अगर लोड निकाल दिया तो वो तुम्हारा वायर है, वो जो कर्व है ये कर्व रिट्रेस होएगा, पीछे जाएगा, रिट्रेस होएगा और वो वायर अपना ओरिजिनल लेंथ रीगेन करेगा। लिखा है ना वहाँ पे, अरे लिखा है, एक बार फिर से पढ़ के सुना दो, सुनो तो क्या है, द कर्व इज रिट्रेस्ड, मतलब पीछे पीछे जाएगा कर्व, अरे आगे गया ना, लोड बढ़ाया तो आगे गया, हटाया लोड तो झटके से पीछे आएगा, बराबर, और अपना ओरिजिनल लेंथ रीगेन, यही तो बताया था ना मैंने तुमको, यही बताया था आगे। हाँ, द कर्व इज रिट्रेस्ड अंटिल द वायर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, समझा इतना। द चेंज इज रिवर्सिबल, इसका मतलब में आ रहा है, द चेंज इज किसके बीच में, ओ और बी के बीच में चेंज, बोलो कैसा है, यहाँ पे ना, यहाँ पे तुम्हारा चेंज कैसा मिल रहा है, चेंज इज रिवर्सिबल। बोलो ये समझा क्या तुमको, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्यों ये रिवर्सिबल है, बताओ क्यों रिवर्सिबल, बताओ। क्योंकि लोड बढ़ाया बी के बाद बी तक, सिर्फ ओ से बी तक मैंने लोड बढ़ाया, कर्व आगे आगे गया, लोड हटाया, कर्व रिट्रेस हो गया और अपना ओरिजिनल लेंथ ले लिया ना। अरे ओरिजिनल लेंथ से इलोंगेट हुआ, लोड लगाया, लोड हटा दिया तो फिर से वो वही लेंथ पे आ गया, रिवर्सिबल हुआ कि नहीं, आगे गया पीछे आया कि नहीं, इसके लिए ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। कहाँ तक, सिर्फ लेकिन बी तक, बी के आगे रिवर्सिबल कुछ नहीं होने वाला है, समझा। आगे कहाँ तक आ गए थे हम लोग, हाँ, जैसे ए का एक नाम था वैसे बी का भी एक नाम है, बी का नाम को देखो क्या बोलते हैं। कहाँ तक आ गए थे हम लोग ना, ये चेंजेस रिवर्सिबल तक पढ़ाया था, ध्यान दे रहे क्या, सो रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं ना, हाँ। द मटेरियल ऑफ द वायर शोज इलास्टिक बिहेवियर इन द रीजन ओ बी, ओ से बी तक इलास्टिक बिहेवियर दिखाएगा, पहले बताया इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिसिटी दिखाएगा। आगे पॉइंट बी इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट, द करस्पॉन्डिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। ये कौन सा लिमिट है, ये, और ये पॉइंट कौन सा लिमिट था, हाँ, ये बी का नाम क्या है हमारा, इलास्टिक लिमिट, याद रहेगा, इलास्टिक, और कुछ बोला है उसको, मतलब एक्चुअल में ये इलास्टिक लिमिट है। पॉइंट बी का एक और नाम क्या बताया, यील्ड पॉइंट बोला ना उसको, ये सब याद रखो, यील्ड पॉइंट। सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। ओ से ए तक जाएंगे तो हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
और लोड बढ़ाया बी तक गए, बराबर, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा, अब हुक्स लॉ भी ओबे नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज समझ में आया यहाँ तक कि अगर मैं इनके बीच में कभी भी लोड हटा दूं तो वो अपना ओरिजिनल लेंथ रिटर्न रीगेन कर लेगा। इसके लिए इसका नाम है इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। अब इसके आगे तो प्लास्टिसिटी होने वाला है, अभी रीगेन नहीं कर पाएगा, इसके आगे एक लिमिट रहता है ना रीगेन करने का। समझा, यील्ड पॉइंट ये सब समझ में आया? चलो समझा, पहला पेज हो गया, सेकंड पेज में आओ। समझा ना तुमको इतना तक? आगे, व्हेन द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द पॉइंट बी। अब हम लोग पॉइंट बी के आगे जा रहे हैं। अब पॉइंट बी के खुद सोचो, अगर मैं पॉइंट बी के आगे जाऊं तो क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन अब तुमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा? नहीं, अब इधर ही चेंज हो चुका है, तो आगे क्या मिलेगा तुमको? समझा, अब नहीं मिलेगा डायरेक्ट ऐसा। व्हेन द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड, क्या हुआ? बियॉन्ड पॉइंट बी द स्ट्रेन कंटिन्यूज टू, स्ट्रेन इंक्रीज होते जाते जाएगा। ग्राफ को जरा ध्यान से देखो, ग्राफ को दिखा तुमको? बी पोर्शन के आगे देखो, मेरा बी पोर्शन के आगे ऐसे जा रहा है ना स्ट्रेस। थोड़ा देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, थोड़ा अगर इसको एनालाइज करेंगे तो ध्यान से देखो। ये पॉइंट बी है, स्ट्रेस के लिए वाई एक्सिस पे आओ कि एक्स पे जाओ? अरे इधर स्ट्रेस है, वाई पे आना पड़ेगा। अगर मैं समझो पॉइंट बी या फिर पॉइंट बी के थोड़ा आगे, समझो यहाँ देख रहा हूँ, ये दिख रहा है इतना, पॉइंट बी के थोड़ा आगे है ना, मैं दिखाई दे रहा है, इधर इतना स्ट्रेस है। इस पॉइंट पे स्ट्रेस कितना है? इतना ना, समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैं थोड़ा भी आगे जाऊं ना, थोड़ा भी आगे देखो, इस पॉइंट पे ये ध्यान दो, ये मैं इस पॉइंट को नोट कर रहा, बाद में उसको रब करें। बी के आगे का थोड़ा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या तुमको? बी के आगे मैंने छोटा सा, मैं तुमको समझा रहा है कि स्ट्रेस थोड़ा बढ़ा है ना, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? रीजन समझाता हूँ। देखो इस पॉइंट बी को मैंने स्ट्रेस पे लेके आया, स्ट्रेस की लाइन पे, देखो इतना स्ट्रेस है, दिखाई दे रहा है? यहाँ से लेके इतना स्ट्रेस है। अगर इसी पॉइंट का मैं स्ट्रेन निकालूँ तो स्ट्रेन के लिए नीचे आना पड़ेगा तुमको, नीचे आना पड़ेगा ना, ऐसा नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे इधर आएंगे। देखो स्ट्रेन इतना है, ये रब करना पड़ेगा, देखो ये तुम्हारा स्ट्रेन है इतना, मतलब यहाँ से लेके इतना स्ट्रेन है, और स्ट्रेस इतना है, बराबर? समझो अभी बोले सर ये ज़्यादा बड़ा है, उसको मत देखो, इसके आगे देखने का, ये देखो और इसके आगे, समझा? अब मैं इस पे थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट आगे ले लेता हूँ, थोड़ा सा आगे लिया, बराबर, थोड़ा ही आगे लिया, या फिर प्रॉपर समझ थोड़ा दिखने के लिए तुमको मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब प्रॉपर दिख गया, इस पे मैं स्ट्रेस देखता हूँ, देखो ये दिख रहा है, पीछे पीछे आओ, स्ट्रेस पे आओ, यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रेस प्लॉट कर दिया। समझा रहे हैं? तुम्हारे टेक्स्ट में नहीं दिया, समझो जरा ग्राफ को स्टडी कैसे करते हैं। फिर इस पॉइंट को नीचे प्लॉट करो, स्ट्रेन निकालो जरा, इसका स्ट्रेन इधर मिलेगा तुमको इतना, ये है स्ट्रेन, बराबर ना? इतना बड़ा स्ट्रेन और इतना सा बड़ा, देखो बड़ा ज़्यादा बढ़ गया ना, समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा भी स्ट्रेस में इंक्रीज करो स्ट्रेन, और कंटिन्यू बढ़ेगा वो आगे आगे तक। ये मैं समझा रहा था, समझा क्या हो रहा है? थोड़ा भी स्ट्रेस में इंक्रीज करेंगे और स्ट्रेन क्या हो जाता है? ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ में आया ना पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे? तो चलो इसको फिर से बना लेते। कैसा था? ये पॉइंट बी था ना अपना, ये पॉइंट बी था, और बी के आगे तुमने थोड़ा भी स्ट्रेस को इंक्रीज किया, स्ट्रेन अपने आप आगे बढ़ते बढ़ते जाता है ना, बराबर? थोड़ा सा आगे ग्राफ बना लेते हैं, फिर बी के आगे ऊपर जाता है ना कर्व, बी के आगे कर्व ऊपर जा रहा है, ठीक है, सी तक जा रहा है, बी के आगे कर्व सी तक जाता है, ऐसा सी। ये समझा? ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट है सी, समझा? अरे बोलो क्या हो रहा है? बी से आगे लोड बढ़ा है कि नहीं बताओ? बढ़ा, तभी तो कर्व आगे जा रहा है। कम कर तो पीछे पीछे आ जाता, रिट्रेस करता था, बराबर? ऐसा। तो मैंने लोड बढ़ाया, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ा, लेकिन स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ गया। ये बोलने का मतलब है, आप आगे बढ़ते मालूम पड़ता है। फिर से एक बार पढ़ते सुनो, व्हेन द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट बी द स्ट्रेन कंटिन्यूज टू इंक्रीज, द स्ट्रेन बढ़ते बढ़ते जा रहा है, बराबर? इफ द लोड इज रिमूव, अगर अब मैं लोड निकाल दूं पॉइंट सी पे, तो क्या वो रिटर्न अपना उतना शेप रिगेन कर लेगा? नहीं ना, उतना शेप रिगेन करेगा? शेप रिगेन नहीं कर पाएगा ना। देखो कितना क्या हो पाता है, जरा वो देखो, मैं तुमको बताता हूँ क्या होगा। देखो हम लोग कहाँ, बताओ अभी हम लोग कहाँ पे आप पहुँच गए? बताओ सी पहुँच गए, सी पे पहुँच गए, और अगर तुमने वहाँ से क्या निकाल दिया? लोड निकाल दिया। अब देखो क्या होता है क्या यहाँ पे, जैसे ही मैंने सी से लोड निकाला, ये दिखाई दे रहा है मैं क्या बना रहा है? क्या बच गया? स्ट्रेन बच गया ना। सी पे लोड निकाल दिया था, लेकिन क्या बच गया तुम्हारे पास? चले जाना चाहिए था ना स्ट्रेन। अरे लोड निकाल दिया है, इधर कैसा स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों खत्म हो गया था, रिट्रेस कर लिया, लेकिन ये रिट्रेस कर पाएगा? ये नहीं, इसमें थोड़ा तुमको स्ट्रेस स्ट्रेन बच जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा पॉइंट? बोलो समझा है क्या? अब पढ़ते तो और क्लियर होगा ना, ऐसा डायरेक्ट क्लियर है तो बोलने से क्लियर नहीं पड़ेगा, तो और क्लियर। देखो क्या होता है, सी पे हमने लोड निकाल दिया, अब सुनो क्या होता है। देखो इफ द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बियॉन्ड बी, बी के आगे अगर कोई भी पॉइंट पे तुम लोग क्या निकाल देते हो? हाँ, तो पॉइंट सी पे या फिर बी के आगे, ए ओ से याद है?
स्ट्रेन स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हुक्स लॉ ओबेड। ए से बी तक हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। बी के आगे अभी इधर ओबे नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्या ओबे होने वाला है? स्ट्रेट दिखा तो ओबे होता है, नहीं तो नहीं होने वाला है। यहाँ पे भी तुम्हारा हुक्स लॉ ओबे तो नहीं हो रहा है, इतना तो क्लियर, क्योंकि कर्व आ गया बराबर, स्ट्रेट लाइन नहीं रहा है। मैं बोल रहा हूँ बी और सी पॉइंट के बीच में अगर तुमने लोड निकाल दिया तो क्या वो अपना ओरिजिनल लेंथ लेगा रिटर्न? क्यों? क्योंकि तुम लोग यील्ड पॉइंट के आगे चले गए अपना, अरे यील्ड बी के आगे चले गए हो तुम लोग ना, समझा? अब उसमें अगर तुम लोग निकाल भी देते हो लोड तो थोड़ा सा स्ट्रेन रह जाएगा, यही पढ़ने वाला है। चलो देखते हैं। इफ द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बियॉन्ड बी मतलब सी तक ही जाएंगे ना, अरे पढ़ाया है सी तक तुमको, आगे कहाँ जाएंगे, समझा? बियॉन्ड बी, सी फॉर एग्जाम्पल, क्या बोला उन्होंने? सी पे निकाल दिया लोड, दिख रहा है कहाँ पे निकाल दिया लोड? सी पे। तुमको वाले में क्या होने वाला ना, याद है क्या बच जाता है बताओ लास्ट में? थोड़ा सा स्ट्रेन। हम फॉर एग्जाम्पल सी फॉर एग्जाम्पल द मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, वो अपना ओरिजिनल लेंथ रिगेन नहीं कर पाता है। क्यों मालूम है ना? क्यों नहीं कर पाता बताओ? क्योंकि तुम लोग किसके आगे चले गए? यील्ड पॉइंट के आगे चले गए, इलास्टिक लिमिट के आगे हो गए बराबर। हाँ, द मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट फॉलोज द लाइन CE। वो कौन से लाइन को फॉलो करेगा? CE ना, अरे CE लाइन को वो फॉलो करेगा। देखो ई दिया रहेगा, देखो वहाँ पे डायग्राम में देखो, वो ये नहीं, हाँ वो कौन सी लाइन को फॉलो करता है? CE को। अब वो पहले क्या करता बताओ? पहले अगर बी के में अंदर रहता बताओ क्या करता वो अपने पाथ को रिट्रेस करता ना, अब कर पाएगा? अब वो पीछे 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 ऐसा आएगा बराबर, CE लाइन के अलॉन्ग आने वाला है। चलो देखते कहाँ तक आ गए थे। हाँ, सीन द लेंथ ऑफ द वायर व्हेन देयर इज नो स्ट्रेस इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल लेंथ। ये पॉइंट समझा क्या? एक बार फिर से पढ़ता सुनो। मालूम है क्या हो रहा है? CE की बात कर रहे हैं, CE। इससे क्या देख के मालूम पड़ता है कि अब जो तुम्हारा लेंथ का, जो भी वायर का लेंथ है वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा है कि कम है? ज्यादा रहेगा, नहीं समझा? अरे वेट लगाया था और हम लोग बी के आगे चले गए तो लोड निकाला, रिटर्न ओरिजिनल लेंथ पे जाएगा क्या? ज्यादा लेंथ पे, छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा? तो ऑब्वियस है ना, उसका लेंथ अभी पहले कंपैरिजन में जब नो स्ट्रेस था, मतलब नो स्ट्रेस मतलब ओरिजिनल लेंथ ना बराबर, और अब जो है इसी कंपैरिजन में दोनों में से कहाँ ज्यादा रहेगा बताओ? अभी ज्यादा रहेगा ना, और नो स्ट्रेस से कंपैरिजन में अभी तुम्हारा लेंथ ज्यादा रहे। नो स्ट्रेस मतलब ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L, समझा ना? उससे ज्यादा रहेगा। एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ सुनो। द लेंथ ऑफ द वायर व्हेन देयर इज नो स्ट्रेस मतलब ओरिजिनल लेंथ इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल, सॉरी क्या लिख दिया, कहाँ तक थे हम लोग? हाँ, लेंथ ऑफ द वायर व्हेन देयर इज नो स्ट्रेस इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल लेंथ। रुक जाओ, देखो क्या है ये पॉइंट E पे बताओ, पॉइंट E पे स्ट्रेस है कि नहीं है? मैं शायद तुमको थोड़ा अलग बता दिया, इधर फिर से आओ। C तो याद है, C देखो थोड़ा गलत हो गया शायद। देखो C पे हमने लोड निकाला तो ये ओरिजिनल रिट्रेस नहीं करता है, वो पाथ क्या फॉलो करेगा? CE को फॉलो करेगा ना, CE को फॉलो करेगा। जैसे ही वो CE को फॉलो करता है हम लोग आते हैं E पे। E पे तुम्हारे पास स्ट्रेन है कि स्ट्रेस है? स्ट्रेन है। कैसे मालूम पड़ता बताओ स्ट्रेन है कि स्ट्रेस है? ये पॉइंट पे ना, ये पॉइंट पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है? स्ट्रेन। अगर मुझे स्ट्रेस चाहिए, इस पॉइंट पे स्ट्रेस चाहिए तो मुझे इस पॉइंट को किससे ज्वाइन करना पड़ेगा? वाई एक्सिस। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ वाई एक्सिस पे तो कुछ स्ट्रेस मिलता है क्या तुमको? मिलेगा, दिखेगा ऐसा? जीरो स्ट्रेस, समझा? तो इस पॉइंट पे स्ट्रेस नहीं है, समझा? स्ट्रेस नहीं है ना इस पॉइंट पे। अब जो लेंथ है वो तुम्हारे ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। अरे ये वाला लेंथ ओरिजिनल ज़्यादा रहेगा ना बराबर ना, ऑब्वियस चीज़ है ना। हाँ, तो वही पॉइंट है। द लेंथ ऑफ द वायर व्हेन देयर इज नो क्या? नो स्ट्रेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा रहेगा। आगे कहाँ तक गए? हाँ, ओरिजिनल लेंथ। द डिफॉर्मेशन इज, अब बताओ जैसे ये रिवर्सिबल था, चेंज इज रिवर्सिबल, क्या ये रिवर्सिबल है? क्या ये रिट्रेस किया? कैसा गया? नहीं, अब वो कुछ अलग पाथ फॉलो करते हैं। तो बताओ ये रिवर्सिबल की इररिवर्सिबल? इररिवर्सिबल। समझा पॉइंट? क्लियर है? इररिवर्सिबल प्रोसेस। आगे कहाँ तक गए हम? और अब जो लेंथ बड़ा है क्या तुम उसको छोटा कर सकते हो? अरे वेट लगाया, बी तक लगाया, बी तक निकाल दिया, समझे? यहाँ तक निकाल दिया तो रिटर्न चले गया, ओरिजिनल लेंथ ले लिया। लेकिन बी के आगे अगर तुम लोग लोड निकालते हो तो क्या वो ओरिजिनल लेंथ लेगा? एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्या वो कोई भी तरीके से तुम लोग उस एक्स्ट्रा को वापस अंदर डाल सकते हो? ऐसा मतलब ये कौन सा डिफॉर्मेशन है? परमानेंट है ना। अब तुम लोग उसको ऊपर नहीं रहे, वो थोड़ा छोटा नहीं होना है, वो बड़ा ही हो जाएगा, समझा? तो लिखा देखो क्लियर, द डिफॉर्मेशन इज इरिवर्सिबल। बरा, अब वो रिटर्न नहीं जा सकता है। द डिफॉर्मेशन इज इरिवर्सिबल एंड द मटेरियल हैज एक्वायर्ड कैसा सेट? परमानेंटली सेट हो गया। अब उसको तुम लोग छोटा नहीं कर पाएंगे, समझा? इस पॉइंट बोलो क्या हुआ है? परमानेंट। सबको समझ में आ रहा है क्या?
पढ़ा रहा है, थियरी है और क्या कर सकता है, समझा। पॉइंट याद है, एक बार पूरा लास्ट में पूरा रिकैप करा है कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, समझा। सी तक पूरा गेम समझा, सी तक क्या हुआ है। ओ से ए तो याद है, हुक्स लॉ ओबे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ए से भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, हुक्स लॉ भी ओबेड नहीं है, बराबर। अगर यहाँ पे लोड निकाला तो रिटर्न रीगेन करता है, इसके लिए रिवर्सिबल। बी के आगे जाएंगे, सी तक जाएंगे, कोई भी पॉइंट पे समझो अगर तुमने लोड निकाल दिया, समझो सी, तो वो रिटर्न नहीं जाएगा, वो क्या पाथ फॉलो करेगा, सी। तुम्हारे पास थोड़ा सा स्ट्रेन बच जाएगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्ट्रेस कितना है, 0। अब जो लेंथ रहेगा वो ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा है, यही तो है और क्या नहीं है, इतना ही है, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं, समझा ना, परमानेंट सेट ये सब समझा है। हाँ अब आ गया, फर्दर इंक्रीज इन लोड कॉसेस अ लार्ज इंक्रीज इन द स्ट्रेन। सोचो ना, ये तुमको बताया था मैंने, अगर तुम लोग थोड़ा लोड बढ़ाते हो तो जितना स्ट्रेस में बढ़ता है उससे कुछ ज्यादा क्या बढ़ जाता है, स्ट्रेन। करके दिखाया था ना, याद है, अरे करके दिखा दिया था मैंने, बोला देखो थोड़ा स्ट्रेन बच जाता है, अभी देखो पॉइंट आया लेकिन आएगा, बच जाता ना, उसका ही मतलब है कि तुम्हारा एक्स्ट्रा लेंथ आ गया उसमें, ऐसा समझो। हाँ, फर्दर इंक्रीज इन लोड कॉसेस अ लार्ज इंक्रीज इन द स्ट्रेन फॉर रिलेटिवली स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस। देखो आ गया पॉइंट, थोड़ा भी स्ट्रेस इंक्रीज करो स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाता है ना, समझाया था ये चीज बराबर। आगे किधर गया, हाँ, स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस अंटिल अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, कब तक बोला ऐसा हो, कब तक, अंटिल अ पॉइंट डी। डी तो बहुत आगे, डी मिला क्या तुमको, देखो डी बहुत आगे ना डी। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसे चले जाता है ग्राफ और लास्ट में इधर कम हो जाता है ना डी। डी पॉइंट को नाम क्या दिया है, फ्रैक्चर। यहाँ पे तुम्हारा मटेरियल टूट जाएगा ना, फ्रैक्चर पॉइंट, ध्यान दो। बराबर, कहाँ तक जा रहे बताओ तुम लोग, वैसे थोड़ा सा ज़्यादा बेंड हो गया, ठीक है वैसे ही ऑलमोस्ट, समझ लो अभी, ध्यान दो, बात ज़्यादा मत करो, यहाँ तक। हाँ, तो अगर तुम लोग सी से डी के बीच में थोड़ा सा भी स्ट्रेस में इंक्रीज करने का ट्राई कर रहे हो तो तुम्हारा स्ट्रेन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, ये पॉइंट था वहाँ पे बराबर। हाँ, डी का नाम बताया, डी को एक पॉइंट का नाम दिया, डी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्चर। वहाँ तक, वहाँ की बात हो रही, लास्ट अब थोड़ा सा बाकी। द मटेरियल शोज प्लास्टिक फ्लो और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, या तो प्लास्टिसिटी। कौन से पॉइंट की बात बताओ, कौन से पॉइंट के बाद प्लास्टिसिटी देखने मिलेगा, सी के कि बी के बाद, बी के बाद अगर तुमने यहाँ पे लोड हटाया तो क्या वो रिटर्न जाता है अपने ओरिजिनल पार्ट पे, तो बी के बाद ही प्लास्टिसिटी दिखने चालू हो गया था ना। बी के पहले क्या दिख रहा था, इलास्टिसिटी, बी के बाद प्लास्टिसिटी, समझ में आया। चलो इतना पॉइंट क्लियर है, कहाँ गया, हाँ, द मटेरियल शोज प्लास्टिक फ्लो और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट बी। देखो क्लियर बोला, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी से मत सोचना, बी, ये सी तो एक एग्जांपल पॉइंट लिया ना, लिखा उधर लिखा है सपोज एट पॉइंट सी अगर मैंने लोड निकाला तो जाएगा कैसे, ऐसे जाएगा, समझा। एक्चुअली में तुम्हारा गेम क्या हो रहा है, ओ से ए से बी, बी से डी, सी तो एक एग्जांपल पॉइंट है बीच में, समझा, एक रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे मैंने लोड निकाला तो ऐसा आता है कर्व, समझा, सिंपल। तो कहाँ तक सके, वो भी हो गया पैराग्राफ। द मटेरियल शोज, वो अच्छा ये पढ़ लिया अपन ने। The material does not regain its original state when the stress is removed. The deformation is called as plastic deformation. ये भी समझ में आ गया। The curve described above shows all the possibility of elastic substance. In particular, many metallic wires. देखो ये हो गया, इतना ही था जो समझाया, इतना ही है, समझा, उसमें इतना ही है। अब थोड़ा वो थियरी वगैरह बता देता हूँ, डक्टाइल क्या होता है वो सब बता देता हूँ, समझा। यहाँ पे क्या हुआ है, इसका आंसर इतना ही तक था, क्या, हाँ कल का है ना, उसके बाद कल चालू हो जाता ना। डक्टिलिटी, ब्रिटल, मेलेबल, हाँ, इलास्टोमर मालूम है, देखो तो लिखा ही है, द मटेरियल दैट कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच्ड टू अ लार्ज, अरे सिंपल, इलास्टोमर मतलब रबर, नेचुरल रबर को ही बोलते हैं इलास्टोमर एक्चुअल में, बराबर। नेचुरल रबर मतलब क्या, इलास्टोमर। कल याद है तुमको मैंने वल्कनाइज्ड रबर पढ़ाया था, उसके बीच में क्या, किससे उसका रिएक्शन किससे कर किया जाता है, सल्फर, तो जाता है ना, तो बोलता है ए ध्यान दे इधर, बाद में, समझा। वल्कनाइज्ड रबर मालूम है कैसे बनता है, सल्फर से रिएक्शन करते हैं ना, बताया था ना। नेचुरल रबर का नाम क्या बताया था, क्या बोलता है, हाँ पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीआइसोप्रीन मतलब नेचुरल रबर ना, बताया था ना। हाँ, उसका सल्फर से रिएक्शन होता है तो बनता है वल्कनाइज्ड रबर, बराबर, ठीक है। तो ये सब इतना तो थियरी पॉइंट है, चलेगा। तुमको ये समझा, बताओ ये मेन काम था, समझ में आ गया। एक बार रिकैप करते देखते याद है कि नहीं। वाई एक्सिस पे क्या रहता है, अब देखते कैसे देखते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, और एक्स पे टेंसाइल स्ट्रेन। वो जो नीचे ओरिजिन है, ओरिजिन, ये ओरिजिन, बताओ इधर स्ट्रेस कितना है, 0, स्ट्रेन, अब बढ़ा रहे ना, अभी तो बढ़ाएंगे। ओ से ए तक गए, कौन सा लॉ ओबे हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इतना क्लियर है मैम। अगर मैं ओ से ए के बीच में कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड निकाल दूं तो
तो रिट्रेस करेगा, अपना ओरिजिनल लेंथ रीगेन कर लेगा। ये इतना क्लियर है। ए से बी गए, ए से मतलब लोड बढ़ाया और हमको कर्व मिला ए से बी, बराबर। यहाँ क्या इस पॉइंट पे अगर समझो इस पॉइंट में मैंने लोड निकाल दिया तो क्या वो रीगेन करेगा अपना? करेगा। बी तक तो करता है, सी के, क्योंकि यहाँ तक तो इलास्टिक बिहेवियर रहता है ना, इलास्टिक लिमिट है ये, समझा? यहाँ तक होएगा। अगर मैंने लोड और बढ़ा दिया, समझा, तो अब रीगेन करने वाला। अब बी से डी तक कौन सा डिफॉर्मेशन मिलता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। उसके पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे लोड हटा दिया तो समझो एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पे हटा दिया तो वो कैसा रीगेन करता है ना? ऐसा रीगेन करता है, दिख रहा है? सी से ई और कुछ तो स्ट्रेन उसके पास रह जाता है, मतलब थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया है और वो कौन सा डिफॉर्मेशन में आ गया? परमानेंट ना। अब वो रिटर्न नहीं जा सकता है वहाँ पे, समझा? अगर बी और डी के बीच में कहीं भी लोड निकालूँ तो ऐसा होएगा, बराबर। पॉइंट बी का नाम क्या था? इलास्टिक लिमिट, या फिर दूसरा नाम क्या है? ये लो, पॉइंट ए का भी एक नाम है प्रोपोर्शनल लिमिट, बराबर। डी का नाम फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पे तुम्हारा मेटल परमानेंटली टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। समझा पॉइंट क्या है? समझा? क्लियर एकदम। चलो तो तुम्हारा ये चैप्टर जो है खत्म, बराबर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, हर एक चीज़ सिखा दिया, हर एक थियरी तुमको सिखा दिया, बराबर। हर एक A to Z सब थियरी सिखा दिया।